दोस्तों कल के एपिसोड में हमने कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर के आईपीयू सिस्टम, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम और कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो चैनल पर एक बार ज़रूर से विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है, वो भी हिंदी में। तो ऐसे में अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर से विजिट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल और जानते हैं कि कंप्यूटर की कौन सी विशेषताएं होती हैं या फिर कंप्यूटर में कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर लिखा है, वैसे तो कंप्यूटर में बहुत सी विशेषताएं होती हैं, परंतु उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दोस्तों हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी विशेषताएं भी होती हैं, बहुत सी कमियां भी होती हैं। तो दोस्तों जो विशेषताएं होती हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं हैं वो नीचे लिखी गई हैं। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो गैस यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली विशेषता लिखी गई है वो है गति यानी कि स्पीड। तो गैस यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर कोई भी कार्य बहुत तेज़ी से करता है, फिर भले ही वो कार्य छोटा हो या फिर बड़ा हो, कंप्यूटर के द्वारा कोई भी कार्य बहुत तेज़ गति से किया जा सकता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, तो ऐसे में वो काम करता है तो काम भले ही छोटा हो या फिर बड़ा हो, वो दोनों कामों को एक ही स्पीड से करेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं देखता। और कंप्यूटर बहुत तेज़ी के साथ अपने काम करता है। अब दोस्तों इसको और आसानी से समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है। जैसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति से इस नंबर से गुणा करने के लिए कहा जाए तो उसे ये गुणा करने में 2 से 5 मिनट का समय लग सकता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, इतनी बड़ी गुणा करने में उसको 2 से 5 मिनट का समय तो लगेगा ही, फिर भले वो इतना भी इंटेलिजेंट इंसान क्यों ना हो। तो ऐसे में दोस्तों, परंतु यही गुणा अगर कंप्यूटर के माध्यम से की जाए तो उतना ही समय लगेगा जितना कि इन संख्याओं को इनपुट करने में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दूसरी एक विशेषता लिखी है शुद्धता, जिसे हम एक्यूरेसी बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर अपने परिणाम 100% सही प्रदर्शित करता है। यानी कि कंप्यूटर आपको जो भी रिजल्ट देता है, जो भी आपको रिजल्ट दिखाता है, आउटपुट दिखाता है, वो 100% सही होता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर से कोई भी गलती नहीं होती, परंतु फिर भी कई बार हमें कुछ गलतियाँ दिखाई देती हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा, आप कुछ भी डेटा उसमें इनपुट करते हैं और आउटपुट मिलने पर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलती है। तो ऐसे में दोस्तों गलतियां तो आपको दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसे में कंप्यूटर की कोई भी गलती नहीं होती। यहाँ पर लिखा है, तो ये गलतियां कंप्यूटर से नहीं बल्कि यूजर से डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते समय होती हैं। तो दोस्तों आपको अक्सर कंप्यूटर में जो भी गलतियाँ दिखाई देती है वो दोस्तों कंप्यूटर गलती नहीं करता है। ऐसे में यूजर जो भी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करता है उस पर प्रोसेस कराने के लिए, तो ऐसे में डेटा को इनपुट करते समय उसमें गलती हो जाती है और इसी वजह से जो रिजल्ट आता है उसमें दोस्तों आपको गलती दिखाई देती है। तो ऐसे में वो गलती कंप्यूटर नहीं करता है, वो गलती यूजर की ही होती है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक तीसरी विशेषता लिखी है सार्वभौमिकता यानी कि रिलायबिलिटी। इसको हिंदी में विश्वसनीयता भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर अपने परिणाम 100% सही देने के कारण मानव की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। जायज़ सी बात है दोस्तों, इंसान से गलती हो जाती है लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। तो ऐसे में हम कंप्यूटर पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में गलती होने के चांस कम रहते हैं और इंसान में ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ये मानव की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है, अधिक रिलायबल होता है। उसके बाद लिखा है, यही वजह है कि आज कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में, भले बैंकों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल में या फिर डिफेंस में जैसे बहुत सारे कामों में किया जाता है। और गाइस इसके बाद लिखा है कि यही वजह है कि आज कंप्यूटर का प्रयोग हर क्षेत्र में, जैसे बैंकों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, डिफेंस में जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में बहुतायत होता है। जायज़ सी बात है दोस्तों, कंप्यूटर पर जब हम भरोसा कर सकते हैं, उसके रिजल्ट पर भरोसा है हमको, तो ऐसे में हम उसका इस्तेमाल किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस पर भरोसा होता है कि वो जो भी रिजल्ट देगा वो 100% सही होगा। इसीलिए उसका इस्तेमाल हम लोग बैंकों में भी करते हैं, स्कूलों में करते हैं, अस्पतालों में करते हैं और हर एक फील्ड में बहुतायत होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली डिफिनीशन के बारे में, या कहें तो अगली विशेषता के बारे में, जो कि है डिलाइजेंस। डिलाइजेंस को हिंदी में कर्मठता भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है, कोई भी मानव किसी भी कार्य को लगातार करने पर थक जाता है और ऐसे कार्य में उसको मन नहीं लगता है और फिर उसमें गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कोई इंसान कोई भी काम को करता है और उसी काम को वो लगातार करता है तो लगातार करने पर वो थक जाता है। और दोस्तों जब थक जाता है तो ऐसे में उसका मन नहीं लगेगा, उस काम को करने में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और दोस्तों जब कार्य करने में मन नहीं लगेगा तो जायज़ सी बात है, उस कार्य में जब मन नहीं लगेगा तो उसमें गलतियाँ हो सकती हैं। जायज़ सी बात है दोस्तों, गलती होने की संभावना वहाँ पर बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है, परंतु कंप्यूटर अपने सभी कार्य को पूरी तन्मयता से बिना थके बिना रुके करता रहता है और इसमें गलती होने की संभावना भी नहीं रहती।
जब दोस्तों कंप्यूटर हमारा विश्वसनीय होता है, रिलायबल होता है, तो ऐसे में वो गलतियाँ भी नहीं करता है और कंप्यूटर जो भी कार्य करता है वो पूरी तन्मयता से करता है, यानी कि पूरे तन से करता है, पूरे मन से करता है, 100% अपना उस पर दे देता है। और इसी वजह से कंप्यूटर बिना थके बिना रुके करता है और इसमें कोई भी गलतियाँ भी नहीं होती हैं। तो ऐसे में कंप्यूटर की ये विशेषता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपनी अगली विशेषता पर। तो दोस्तों अगली विशेषता यहाँ पर लिखी गई है स्वचालित, यानी कि ऑटोमेटिक। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसी वजह से वह अपने अंदर होने वाले कार्य स्वयं करता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो या फिर एक डिवाइस हो, तो ऐसे में दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पर काम करता है। तो ऐसे में दोस्तों उसके अंदर जो भी काम होते हैं वो स्वयं होते हैं, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बस एक बार यूजर को कमांड देना पड़ता है, कमांड मिलते ही कंप्यूटर अपने अंदर प्रोग्रामों को लोड करता है और CPU प्रोसेस करता है और फिर कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस की सहायता से आउटपुट दे देता है। तो ऐसे में दोस्तों यूजर को कोई भी काम कराने के लिए बस एक कमांड देने की ज़रूरत होती है। यूजर जैसे ही कंप्यूटर में कोई कमांड देता है तो दोस्तों कंप्यूटर तुरंत उस कमांड को मिलते ही अपने अंदर प्रोग्रामों को लोड करने लगता है और उस काम पर काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर कंप्यूटर में प्रोग्राम लोड होते हैं, CPU उस पर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से यूजर को दे देता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर का अंदर ऑटोमेटिक फीचर होता है, जिसके चलते कंप्यूटर अपने सभी काम अपने आप से कर लेता है। अब दोस्तों एक एग्जांपल के लिए बात करें, आपको किसी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में प्रिंट करना है, तो ऐसे में आपको बस कंप्यूटर के अंदर प्रिंट कमांड देना होगा। कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ में P बटन दबाएंगे तो जैसे आप प्रिंट की कमांड देंगे कंप्यूटर अपने प्रिंटर को मैसेज भेजेगा और आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट कर देगा, आपकी फाइल को प्रिंट कर देगा। तो ऐसे में ये दोस्तों काम जो भी होते हैं ये सारे के सारे ऑटोमेटिक होते हैं, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर के बारे में, जो कि है भंडारण क्षमता। और ये दोस्तों हमारा लास्ट फीचर है कंप्यूटर का आज के इस वीडियो के लिए। तो चलिए जानते हैं, भंडारण क्षमता को अंग्रेजी में स्टोरेज कैपेसिटी भी कह सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर में असीमित भंडारण क्षमता होती है। यूजर कंप्यूटर में अपना डेटा स्टोर कर कभी भी उसको रीड कर सकता है, उसको राइट कर सकता है या किसी दूसरे सिस्टम को शेयर कर सकता है। दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर हार्ड डिस्क लगाई जाती है, जिसके अंदर डेटा को सेव किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को भारी मात्रा में सेव किया जा सकता है। और दोस्तों यूजर जब कंप्यूटर के अंदर अपने डेटा को स्टोर कर देता है तो उसके बाद में उसको कभी भी रीड कर सकता है, कभी भी उसको राइट कर सकता है या कभी भी उसको किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। और दोस्तों उसके बाद में लिखा है कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव जैसी स्टोरेज डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को सेव करने के लिए हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क या फिर SSD जैसी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कंप्यूटर के अंदर डेटा को सेव किया जा सके। अब दोस्तों इसके बाद में नीचे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं महत्वपूर्ण स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस जिनका इस्तेमाल करके कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क के अंदर भी आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। उसके बाद में है फ्लॉपी डिस्क, उसके बाद में कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD। इसके अलावा दोस्तों पेन ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD होती है, DVD यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर कहें तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और दोस्तों इसके अलावा ब्लू-रे डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप होता है, माइक्रोफिल्म होती है। तो ये जो भी डिवाइसेज यहाँ पर लिखे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, और इसीलिए डेटा को स्टोर करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने जाना कंप्यूटर के अंदर कौन सी विशेषताएं होती हैं। और दोस्तों कल वाले वीडियो में हम बताए थे आपको कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के अंदर IPU सिस्टम क्या होता है। तो चलिए एक बार आपको उसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों कल के वीडियो में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो दोस्तों कल के वीडियो में हमने कंप्यूटर का परिचय जाना था, कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ी थी, और इसके अलावा दोस्तों हमने कंप्यूटर के अंदर IPU सिस्टम क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद में दोस्तों हमने उसके बाद में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर के अंदर IPU सिस्टम क्या होता है और ब्लॉक डायग्राम भी देखे थे। और दोस्तों उसके बाद में हमने बात करी थी कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, कंप्यूटर की ओरिजिन के बारे में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी है कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। और दोस्तों विशेषताएँ पढ़ी आज हमने। और दोस्तों इसके बाद में कल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की कमियों के बारे में। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और दोस्तों चैनल पर विजिट करके एक बार ज़रूर से देखिएगा। वहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा ऐसा मटेरियल मिलेगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करना।
तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।